जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिंदी साहित्य संबंधी वन लाइनर फैक्ट सीरीज लेकर चल रहे हैं और आज जो टॉपिक है हमारा है वो प्रगतिवाद है। आधुनिक काल में देखें तो प्रगतिवाद जो टॉपिक हमारा है 1936 से 1942 का समय, जिसमें इसे छायावाद उत्तर भी काल के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि छायावाद के बाद जो उत्तर में काल के रूप में ये है तो ये प्रगतिवाद उसमें आता है। तो इसको छायावाद उत्तर काल भी कहते हैं, बाकी प्रगतिवाद भी कहते हैं और समय इसका 36 से 1942 का है। ये जो दौर था हिंदी साहित्य जगत में, आप देखिए कि जो लेखक थे वो समय के साथ जो है परिवर्तित रूप में दिखते हैं, क्योंकि आप देखिए कि परिस्थितियां जो थी उस समय की पृष्ठभूमि देखिए तो वो दौर कौन सा दौर रहा होगा, 36 से 42 का दौर। तो ऐतिहासिक संदर्भ में देखेंगे कि देश में अब कहीं ना कहीं अब आज़ादी की प्राप्ति की तरफ लोग बढ़ रहे थे और बहुत सारी समस्याएं आप समाज में देख रहे थे व्याप्त थी, और उसी के अनुरूप हमारे साहित्य में भी लेखन सुचारू रूप से चलना शुरू हुआ था। प्रगतिशील के क्षेत्र में अगर देखें तो ये जो मानसिकता थी कि अब जो लेखन का विषय वस्तु बनाया जाए अपने हिंदी साहित्य में, वो किन चीज़ों को बनाया जाए जो हमारे समाज में घटित हो रही हैं या जिन मुद्दों की दरकिनार है जिनको हमारा साहित्य टच नहीं कर रहा है, उन मुद्दों पे भी हमें बात करनी चाहिए। तो कुछ ऐसे ही प्रकार के आप साहित्य इस समय प्रगतिवाद के उसमें देखेंगे तो कुछ ऐसे ही साहित्य आपको इसमें दिखाई पड़ते हैं। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक जो पक्ष रहा ये मार्क्सवाद पर आधारित है और मार्क्सवाद कहीं ना कहीं उन लोगों को संबोधित करता है जिनकी सुनवाई कोई नहीं करता। मार्क्सवाद जो वैचारिक क्रांति था उस समय कि एक तबका है जो शोषक वर्ग है जो शोषण कर रहा है और एक है जो शोषित है, तो आखिर उस शोषित को न्याय कैसे दिलाया जाए। तो ये वर्ग संघर्ष की क्रांति मार्क्सवाद बताता है कि अपने हक के लिए गरीबों को, वंचितों को कैसे लड़ना उन संबल लोगों से। तो ये आपको प्रगतिवाद का जो सैद्धांतिक पक्ष मिलेगा वो मार्क्सवाद पर आधारित है और मार्क्सवाद जो वैचारिक आधार है ये हमारे पाठ्यक्रम में जो चौथा यूनिट यूजीसी नेट में है वहाँ पे मार्क्सवाद लगा हुआ है। देखिए, प्रगतिवादी काव्य की संज्ञा उस काव्य को दी गई है जो छायावाद के समाप्ति काल में 1936 ईस्वी के आसपास में जो सामाजिक चेतना है उसको लेकर शुरुआत होती है। मार्क्सवाद पर यह आधारित होती है और इसके पीछे देखिए सन 1935 ईस्वी में जो एम फोस्टर के सभापतित्व में, ये कौन है, 35 में 1935 की बात है। सन 1935 ईस्वी में एम फोस्टर इनके सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन होता है। सन 1936 में सज्जाद जाहिर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद इनके प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका पहला अधिवेशन होता है। तो 1935 एम फोस्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय संस्था उसका पहला अधिवेशन होना। सन 1936 में सज्जाद जाहिर और मुल्कराज आनंद के प्रयास से भारतवर्ष में संस्था की शाखा खुलना और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका पहला अधिवेशन होता है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, प्रगतिवाद ने अपनी सीमाओं के बावजूद, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि प्रगतिवाद ने अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी काव्यधारा के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। उसने काव्य को व्यक्तिवादी यथार्थ के बंद कमरे से निकालकर जनजीवन के बीच प्रवाहित कर दिया। तो डॉक्टर नगेंद्र का कथन देखिए कि नगेंद्र ने कहा कि प्रगतिवाद ने क्या किया, अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी काव्यधारा के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। उसने काव्य को व्यक्तिवादी यथार्थ के बंद कमरे से निकालकर जनजीवन के बीच प्रवाहित कर दिया। पंत ने छायावादी प्रवृत्तियों का अंत कर, जो पंत ने छायावादी जो प्रवृत्ति है छायावादी प्रवृत्तियों का अंत कर जनवादी विचारधारा अपनाकर 1935 ईस्वी में युगांत में लिखा, गा कोकिल वर्षा पावक गढ़ नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। पंत जी ने युगवाड़ी से प्रथम प्रगतिवादी काव्य की रचना किया। तो कथा कथित निराला ने भी कुकरमुत्ता गरम पकौड़ी की रचना कर प्रगतिवादी विचारधारा में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्यों में देखें तो बच्चन सिंह ने खड़ी बोली में प्रथम प्रगतिवादी कृति पंथकृत युगवाड़ी को माना। तो ये बच्चन सिंह ने खड़ी बोली में प्रथम प्रगतिवादी कृति किसको माना था, तो वो पंथ के द्वारा जो है उनके द्वारा युगवाड़ी रचना हुई थी। ऐसा बच्चन सिंह मानते हैं कि खड़ी बोली में किसी ने प्रगतिशील कृति लिखी तो वो है पंथ के द्वारा लिखा गया युगवाड़ी,
युगवाड़ी में जो पंत जी थे उन्होंने प्रगतिवाद को कहा युग की वाड़ी। अब यहाँ पे बात करें प्रगतिवादी की विशेषताएं, तो प्रगतिवादी की विशेषताओं में देखिए सामाजिक यथार्थवाद है ना। तो प्रगतिवाद की विशेषताओं में है सामाजिक यथार्थवाद, यानी जो समाज की सच्चाई, यथार्थ बोले तो रियलिज्म, वही चीज़ जो समाज में घट रहा है, सच्ची घटना। शोषकों के प्रति घृणा, रोष एवं शोषितों के प्रति करुणागान, तो वही मार्क्स की थियरी बताया, शोषित जो तबका है उनकी आवाज़ बनना। क्रांति की भावना कि क्रांति से जीतो, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ो, मार्क्स का गुणगान इसमें है। नारी के प्रति इसमें सहानुभूति, संवेदना और मुक्ति और उसे स्वाधीन करने का दृष्टिकोण। साथ ही प्रणयानुभूति, प्रणय की अनुभूति, जनजीवन से जुड़ी भाषाएं और यथार्थ चित्रण जो समाज में वास्तव में घट रही थी उन्हीं पे जो है ध्यान जो है ले जाया जा रहा था। तो कुल मिलाकर जब छायावादोत्तर हमने पढ़ा तो 1936 के आसपास शुरुआत मार्क्सवाद पे बेस्ड है। 35 में फॉस्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन बनता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है। पहला अधिवेशन 35 में और 36 में अपने यहाँ लखनऊ में सज्जाद जाहिर और मुल्क आनंद के प्रयास से एक ब्रांच यहाँ पे भी खुलता है। और डॉक्टर नगेन क्या कहते हैं कि प्रगतिवादी क्या है, वो अपनी सीमा के बावजूद जो हिंदी का काव्यधारा उसके विकास में बहुत बड़ा योगदान, एक नया अध्याय जोड़ता है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्तिवादी यथार्थ का जो बंद कमरा था, जैसे हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ घुटन है, उसको बाहर कैसे निकाला जाए, तो डॉक्टर नगेन जी का कहना वही है कि मार्क्स प्रगतिवाद धारा कम से कम उन चीज़ों को घुटन से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। और पंत ने छायावादी प्रवृत्तियों को अंत कर जनवादी विचारधारा अपनाकर 35 में उन्होंने खुद, क्योंकि वो भी एक छायावादी स्तंभ के रूप में पंत भी थे, लेकिन जो जनवादी विचारधारा उसको उन्होंने अपनाया कि जन की विचारधारा क्या है, अब हम कुछ ऐसा लिखेंगे। और उसमें उन्होंने 1935 में युगांत में लिखा कि गा कोकिल बरसा पावकगढ़। पंत जी ने युगवाड़ी से जब लेखन ये शुरू किया, युगांत में लिखा, फिर युगवाड़ी से पहला युगवाड़ी उनका तो पहला प्रथम प्रगतिवाद काव्य की धारा में ही माना जाता है। तो कहीं ना कहीं पंत जी छायावाद में भी हैं, उत्तर छायावाद में भी हैं, क्योंकि उन्होंने युगवाड़ी से पहला प्रगतिवादी काव्य की रचना का लेखन भी करा। फिर निराला जी को देखिए तो हम छायावाद में पढ़ते ही हैं स्तंभ के तौर पे, और कुकुर मुत्ता गरम पकौड़ी की रचना कर वो कहीं ना कहीं अपनी प्रगतिशील विचारधारा को भी दिखाते हैं। तो इस तरीके से बच्चन सिंह ने भी कहा कि खड़ी बोली में अगर हम प्रगतिवादी कृति देखते हैं तो पंत का युगवाड़ी है। और युगवाड़ी में ही पंत जी ने प्रगतिवाद को क्या कहा है, तो प्रगतिवाद को कहा ये युग की वाड़ी, हमारे इस समय की वाड़ी है। तो हमने प्रगतिवाद की विशेषताओं पे भी बात की। अब देखिए यहाँ पे प्रगतिवादी कवि हैं, वो प्रगतिवादी कवि के तौर पे हम किसे देखते हैं, तो एक तरफ चार्ट में है कवि, जीवन काल, जन्मस्थान। तो यहाँ पे जैसे केदारनाथ अग्रवाल, तो केदारनाथ अग्रवाल का समय देखिए 1911 से 2000 ईस्वी। 1911 से 2000 ईस्वी का समय आप देखिए, ये है कि इनके द्वारा इनका जन्म स्थान है कमासिन बादा से हैं केदारनाथ अग्रवाल। और नागार्जुन जी का समय भी 1911 से लेकिन 98, तो अग्रवाल का तो 2000 तक है, लेकिन इनका 2 साल पहले 98 तक है। नागार्जुन का तरौनी दरभंगा से हैं। और शिवमंगल सिंह सुमन 1916 से 2002 झगरपुर उन्नाव से हैं। वासुदेव सिंह त्रिलोचन 1917 से 2007 चिरानी पिट्टी सुल्तानपुर से। रांगे राघव आगरा से। गजानन माधव मुक्तिबोध मुरैना ग्वालियर से। तो ये सब प्रगतिवादी कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल है, नागार्जुन है, शिवमंगल सिंह सुमन है, वासुदेव सिंह त्रिलोचन है, रांगे राघव है, गजानन माधव मुक्तिबोध है। नागार्जुन का समय देखें तो यहाँ पे देखिए दिया है, नागार्जुन का समय अगर देखें तो 1911 से 1997। 1911 से 1997। पिता है गोकुल मिश्र, है ना, इनके पिता कौन है, नागार्जुन के पिता गोकुल मिश्र। माता उमा देवी, पत्नी अपराजिता, वास्तविक नाम इनका वैद्यनाथ मिश्र। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है नागार्जुन का। पत्नी है अपराजिता, पत्नी अपराजिता, वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र, माता उमा देवी, पिता गोकुल मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र जो थे हिंदी में नागार्जुन और मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं करते थे। यानी वैद्यनाथ मिश्र जो थे वो हिंदी में नागार्जुन से लिखते थे, हिंदी में नागार्जुन से लिखते थे और मैथिली यात्री उपनाम से। नागार्जुन जो थे ये मैथिली भाषा से काव्य जीवन की शुरुआत करते हैं, मैथिली में लेखन शुरू करते हैं। और मैथिली गीत संग्रह इनका था पत्रहीन नगन गाछ, पर इन्हें 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी से नवाजा भी गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। नागार्जुन जी का समय जो है 1911 से 97। पिता गोकुल, माता उमा, पत्नी अपराजिता, वास्तविक नाम वैद्यनाथ, हिंदी में नागार्जुन नाम से लिखते, मैथिली में यात्री उपनाम से लिखते। काव्य जीवन की शुरुआत भी ये मैथिली से करते और मैथिली में ही इनका गीत संग्रह
पत्रहीन नगन गाछ पर इन्हें 1968 में साहित्य अकादमी भी प्राप्त होता है। नागार्जुन को राहुल सांकृत्यायन में बौद्ध भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ाने के लिए श्रीलंका आमंत्रित किया। वहीं पर उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर अपना नाम नागार्जुन रखा। तो नागार्जुन नाम कैसे पड़ा? वैद्यनाथ मिश्र का ये भी बड़ा दिलचस्प वो एक वाकया है कि नागार्जुन को राहुल सांकृत्यायन बौद्ध भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ाने के लिए, कि बौद्ध भिक्षु जो उनको संस्कृत पढ़ाया जाए, और वहाँ पे गए और वहीं बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और अपना नाम नागार्जुन रख लिया। नागार्जुन की जो पहली हिंदी कविता थी वो राम के प्रति थी, क्योंकि मैथिली में लिखते थे ना, तो पहली जो हिंदी कविता इनकी वो राम के प्रति 1935 ईस्वी विश्व बंधु लाहौर से प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो राम के प्रति इनका 1935 में पहली जो कविता है वो विश्व बंधु लाहौर से प्रकाशित पत्रिका में हुई। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनकी कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी। बच्चन सिंह ने इनकी जो कविता है उसको नुक्कड़ कविता कहा। रामविलास शर्मा ने इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा। तो किसने कहा? रामविलास शर्मा ने कि ये आधुनिक कबीर हैं। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। तो ये प्रगतिवाद के सलाका पुरुष है रामविलास शर्मा, इन्हें आधुनिक कबीर कहते हैं। इनके 2 खंड काव्य मिलते हैं, भस्मांकुर, बरवे छंद, भूमिजा। तो 2 खंड काव्य है, भस्मांकुर, बरवे छंद, भूमिजा। शमशेर और मुक्तिबोध प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता तीनों में आते हैं। ये ध्यान रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो शमशेर है और मुक्तिबोध है, शमशेर और मुक्तिबोध ये प्रगति में भी आते हैं, प्रयोग में भी आते हैं, नई कविता में भी आते हैं। नागार्जुन जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। कृतियाँ देखें तो रचना और समय दोनों ही दिया गया है। जैसे इनके द्वारा रचित है युगधारा रचना। तो युगधारा रचना का समय 1953, खून और शोले 1955। युगधारा 1953 है, खून और शोले 1955 है। प्रेत का बयान 1957 है, सतरंगों पंखों वाली 1959 है ना। युगधारा 53, खून और शोले 55, प्रेत का बयान 57, सतरंगी पंखों वाली 59, प्यासी पथराई आंखें 1962, अब तो बंद करो हे देवी 1971, तालाब की मछलियां 1974, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोरस 1983, रल गर्भा 1984, ऐसे भी हम क्या ऐसे भी तुम क्या 1985, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने 1986, आए दिन बहार के बादल को घिरते देखा है लंबी कविता, सिंदूर तिलकत भाल, हरजन गाथा लंबी कविता, अकाल और उसके बाद पछाड़ दिया मेरे आस्तिक ने, पावस तुम्हें प्रणाम, भूल जाओ पुराने सपने। देखिए केदारनाथ अग्रवाल जो है इनका समय अगर देखें तो 1911 से 2000, ये केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। 1911 से 2000 समय है। माता इनकी घसीटो देवी, पिता हनुमान, पत्नी पार्वती। बालेंदु उपनाम से अगर क्वेश्चन आए कि बालेंदु उपनाम से कैसे जानते तो अग्रवाल को। केदारनाथ अग्रवाल जो थे ये प्रगतिवादी आंदोलन के कलात्मक कवि थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कलात्मक कवि कौन है? तो प्रगतिवादी आंदोलन के कलात्मक कवि के तौर पे केदारनाथ जी को जाना जाता है। अग्रवाल जी ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविता शीर्षक में किया था। तो ये लोग आते जाते रहते थे भ्रमण पे, तो तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद इन्होंने देश विदेश की कविता शीर्षक से कर दिया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाओं में अगर देखें तो युग की गंगा, इनकी प्रमुख रचनाओं में युग की गंगा 1947 प्रथम संग्रह, नींद के बादल 1947 ईस्वी, है ना। तो युग की गंगा 1947 ईस्वी पहला संग्रह, नींद के बादल 47, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते 1965। इस पर सोवियत भूमि पुरस्कार मिला इन्हें। बसंती हवा कविता इसी संग्रह में है। तो युग की गंगा 1947 पहला संग्रह, नींद के बादल 47, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते 1965। इस पर सोवियत भूमि पुरस्कार मिला। बसंती हवा कविता इसी संग्रह में है। आग का आईना 1970 में, गुल मेहंदी 78 में, पंख और पतवार 79, बम्बई का रक्तदान 1981, हे मेरी तुम 81, मार प्यार की थापे 81, अपूर्वा 1984। इस पर 1986 में साहित्य अकादमी भी प्राप्त हुआ था। जमुन जल तुम 1984, बोले बोला बोल 1985, सिलाएं तोड़ते हैं 85, आत्मगंध 1988, अनहारी हरियाली 90, खुली आँख खुले डैने 93, पुष्पदीप 94, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996, खजुराहो के मंदिर, बसंती हवा,
माझी ना बजाओ बंसी मेरा मन डोलता है। शिवमंगल सिंह सुमन का देखें तो 1915 से 2008। रचना समय अन्य तथ्य में हिल्लोल। हिल्लोल 1939 पहला गीत संग्रह हिल्लोल। जीवन के गान 1941, युग का मोल 1945, प्रलय सृजन 44। विश्वास बढ़ता ही गया 55, पर आंखें नहीं भरी 56, बिंद हिमालय 66, माटी की बारात 1972। 1974 में इस पर साहित्य अकादमी मिला था, माटी की बारात पे। वाड़ी की व्यथा 1980, कांटे अंगूठे की वंदनवार 91, गुन्नैया के यौन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली, चल रहे दीप, जलती है जवानी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह 1911 से 1993 समय है। पिता इनके बाबू तारीफ सिंह, वास्तविक नाम कुलदीप सिंह, आदर्श कवि निराला। शमशेर के देखिए आदर्श कवि निराला है, उपाधि इनको है। शमशेर जी को कहा जाता है ये बात के कवि हैं, कवियों के कवि हैं, मूड्स के कवि हैं। तो किसी भी लेखक के लिए इतनी उपाधियाँ मिली हैं कि बात के कवि हैं, कवियों के भी कवि हैं शमशेर, और मूड्स के कवि हैं कि जब मूड बना तो उसके अनुरूप कवि हैं। देखिए यहाँ पे जो शमशेर जी है इनके बारे में ये भी है कि इन्होंने पंत की जो रूपाभ, पंत जो है पंत की रूपाभ पत्रिका है, उसी से अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की थी। बनारस से अगर देखें इन्होंने बनारस से कहानी, अब अलग अलग जगहों से अलग चीज़ें शुरू किए शमशेर जी ने। पंत की रूपाभ से तो अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू कर दी, और इन्होंने बनारस से कहानी, मुंबई से नया साहित्य, इलाहाबाद से नया पत्रिकाओं का संपादन किया। तो बनारस से ये कहानी, मुंबई से नया साहित्य, इलाहाबाद से नया पथ। शमशेर जो है प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। तो पहली बात ये है कि शमशेर प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। मुक्तिबोध शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। तो शमशेर प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। मुक्तिबोध कहते हैं कि जो मुक्तिबोध का कहना है कि जो शमशेर हैं उनकी मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। शमशेर मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ, ऐसा स्वयं के कहते हैं कि मैं हिंदी और उर्दू का दुआब हूँ। शमशेर की जो रचनाएं हैं, एक तो है कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। तो ये दोनों ही आप देखिए तो ऐसा लगेगा कुछ कविता तो लिखा, कुछ और भी लिखना है। तो शमशेर ने कहा कि हम कुछ कविता तो लिखे, कुछ और बाकी, यानी कुछ कविता 1959 में, 2 साल बाद कहते हैं कुछ और कविता बची है तो 1961 में। तो ऐसे 2 रचना हो गए, कुछ कविता कुछ और कविता। चुका भी हूँ नहीं मैं, शमशेर की ये भी रचना कई बार पूछी गई क्योंकि इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। चुका भी हूँ नहीं मैं 1975 में ये समय में जो है रचना रची गई, और 77 में 2 साल बाद इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इतने अपने पास 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुमसे होड़ है मेरी 1988, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995, सुकून की तलाश 1998। तो इतने अपने पास 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 80, बात बोलेगी 81, काल तुमसे होड़ है मेरी 88, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 95, सुकून की तलाश 98। वासुदेव सिंह त्रिलोचन। वासुदेव सिंह त्रिलोचन का देखें तो उपनाम त्रिलोचन ही है, काव्य नाम त्रिलोचन शास्त्री है। उपाधि इनकी क्या है? वासुदेव सिंह की अवधि का अर्धान, सानेट्स का कवि, जनपदीय कवि। तो उपनाम त्रिलोचन है, काव्य नाम त्रिलोचन शास्त्री, उपाधि है अवधि का अर्धान। अवधि के अर्धान त्रिलोचन कहलाते हैं, सानेट्स के कवि हैं त्रिलोचन, सानेट्स के कवि, अवधि के अर्धान, जनपदीय कवि है। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा। तो मुक्तिबोध ने क्या कहा? त्रिलोचन कौन है? तो मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को कहा यह अवध के किसान कवि हैं। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए शास्त्री जी प्रसिद्ध है। त्रिलोचन के काव्य का नायम नगई महरा है, जो सामाजिक यथार्थ दृष्टि और उग्र चेतना प्रधान दृष्टि का परिचायक है। शास्त्री जी की रचनाएं यदि देखें तो रचनाओं में जैसे धरती 1945 प्रथम संग्रह है इनका, गुलाब और बुलबुल 56, दिगंत 1957, ताप के ताए हुए दिन 1980 ईस्वी, 1981 ईस्वी में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। शब्द 1980, उस जनपद का कवि 1981, अर्धान 1984, तुम्हें सौंपता हूँ 85, अनकहनी भी कुछ कहनी 1986, सबका अपना आकाश 1987, या मोला 1990। 27वें बरवे संग्रहित है इसमें, नेवला करके लंबी कविता है इनकी। इसके बाद देखें तो गजानन माधव मुक्तिबोध का 1917 से 1964 जो समय है। मुक्तिबोध का महत्व फैंटेसी शिल्प के कारण है। मुक्तिबोध जी का जो महत्व है
वो क्यों है? क्योंकि वो फैंटेसी शिल्प के कारण, जो लेखन है उनका वो फैंटेसी शिल्प के कारण है। फैंटेसी का अर्थ होता है स्वप्न चित्र। मुक्तिबोध ने फैंटेसी शिल्प के माध्यम से आज़ादी के बाद के भारत की सच्ची तस्वीर पेश की, जिसके कारण इनकी रचनाओं को आज़ाद भारत का इस्पाती दस्तावेज कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि आज़ाद भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है किसकी कविताओं को? तो मुक्तिबोध जो कि फैंटेसी शिल्प के हैं, फैंटेसी यानी स्वप्न चित्र, वही फैंटेसी शिल्प के माध्यम से जो हमारा आज़ादी का तस्वीर पेश करने वाले हैं, तो भारत की जो सच्ची तस्वीर पेश करने वाले हैं उनमें ये है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहते हैं। तो आज़ाद भारत का इस्पाती दस्तावेज या गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध के कवि। मुक्तिबोध की रचनाओं में बात करें तो चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी। इस संग्रह में निम्न कविताएं संकलित हैं। तो मुक्तिबोध की रचनाओं में चांद का मुंह टेढ़ा 1964 संकलित है। देखिए इसी चांद की मुंह टेढ़ा 1964 वाले में संग्रह में भूल गलती, ब्रह्म राक्षस लंबी कविता, अंधेरे में लंबी कविता ये भी संकलित है। दिमागी गुहा, अंधकार का ओरांग उटांग ये भी है। लकड़ी का बना रावण, चकमक की चिंगारियां, अंतःकरण का आयतन, चंबल की घाटी। भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी में संग्रह में निम्न कविताएं हैं। भूरी भूरी खाक धूल 1980 में है। लकड़ी का बना रावण, कंचन रेखा, इस चौड़े ऊंचे टीले पर, एक अंतर कथा, लंबी कथा, कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं, लंबी कथा। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन जो हुआ था, अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 ईस्वी में, आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। प्रभाकर माचवे मुक्तिबोध की कविता लावा है। प्रभाकर माचवे क्या कहते हैं? मुक्तिबोध की कविता लावा है। रामविलास शर्मा मुक्तिबोध की कविता आरक्षित जीवन की कविता है। देखिए यहाँ पे प्रभाकर माचवे कहते हैं मुक्तिबोध की कविता लावा है। रामविलास शर्मा कहते हैं मुक्तिबोध की कविता आरक्षित जीवन की कविता है। नामवर सिंह कहते हैं मुक्तिबोध का काव्य निषेध का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं चाँद का मुंह टेढ़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक है। प्रगतिवादी जो कवि, उनकी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ जो हैं तो यहाँ पे क्रमशः दी गई है। प्रगतिवादी कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि मैंने उसको जब जब देखा, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है केदारनाथ जी की, कि मैंने उसको जब जब देखा लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। बहुत इंपॉर्टेंट है। माझी ना बजाओ वंशी मेरा प्रण टूटता है, मेरा प्रण टूटता है जैसे टन टूटता है। आज का लेखन आग के अंगूठे का क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखन है। तो केदारनाथ अग्रवाल का ये सब कहना है। प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं तो कहते हैं ना कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे, या माझी ना बजाओ वंशी मेरा प्रण टूटता है, या आज का लेखन आग के अंगूठे के क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखन है। नागार्जुन जी कहते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया, या कालिदास सच सच बतलाना है ना। और धुन काहे सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे, भटी फीत है छत चूती है आले पर बिस्तुया नाचे, और अमल धवलगिरी के शिखरों पर। तो बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा के कवि हैं नागार्जुन जी। त्रिलोचन कहते हैं मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। रघुवीर सहाय का है कि राष्ट्रगीत में भला कौन व भारत भाग्य विधाता है, फटा सूद ना पहने जिसका गुण हर्षा गाता है। शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं चुका भी हूँ मैं नहीं। शमशेर बहादुर का कहना है चुका भी हूँ मैं नहीं, कहाँ किया मैंने प्रेम अभी, जब करूँगा प्रेम पिघल उठेंगे युगों के भूधर, उफन उठेंगे 7000 किंतु मैं हूँ मौन आज। शमशेर जी कहते हैं कि बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, हाँ तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियाँ लहरों से करती हैं। गिर गया है समय का रथ कहीं, लालिता से मर गया है राग। मुक्तिबोध कहते हैं वो मेरे आदर्शवादी मन, वो मेरे सिद्धांतवादी मन, बहुत बहुत ज़्यादा लिया दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। कविता में कहने की आदत नहीं है, पर कह दूं वर्तमान समाज चल नहीं सकता। अब यहाँ पे अन्य रचनाकारों से संबंधित जो संक्षिप्त परिचय है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उम्मीद है सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल सिद्ध हो रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है और वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं बराबर अपडेट के लिए। और इसी तरीके से चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रहें, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।